ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त हो चला है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। पिछले कई दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों और खास तौर से महाराष्ट्र में औरंगजेब के समर्थन और विरोध के बीच कल अचानक हिंसा शुरू हो गई। रात 8 बजे के करीब अचानक भीड़ ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। इसके बाद नागपुर के कई इलाकों में इस भीड़ ने उपद्रव शुरू कर दिया। कहीं पत्थरबाजी की गई तो कहीं तलवारबाजी, कहीं आगजनी की गई तो कहीं कुल्हाड़ी से हमला किया गया। इस दौरान लोगों के घरों और दुकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। हिंसक भीड़ को रोकने के लिए पुलिस वाले जब वहां पर पहुंचे तो इस हिंसा के सबसे ज्यादा वो शिकार बन गए। 30 से ज्यादा पुलिस वालों को निशाना बनाया गया, जिनमें से 3 तो डीसीपी रैंक के अधिकारी हैं। यह हिंसा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस के मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर दूर हुई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का घर भी हिंसा की जगह से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है। हिंसा के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हिंसा को अंजाम देने वाले लोग बाहर से आए थे। लेकिन सवाल यह है कि खुफिया विभाग को हिंसा की भनक क्यों नहीं लगी? हिंसा में इस्तेमाल इतनी बड़ी तादाद में पत्थर आए कहां से? क्या यह हिंसा औरंगजेब को लेकर चल रहे प्रदर्शन का नतीजा है? क्या अफवाह की वजह से हिंसा फैली या फिर हिंसा के पीछे सोची समझी साजिश है? हिंसा के पीछे कितने गुनहगार हैं? सवाल यह भी है कि बयानों से भड़के हिंसा या सोची समझी मंशा? महादंगल की चर्चा का सिलसिला शुरू करने से पहले वार पलटवार देखिए। एकूणच याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर सकाळची एक घटना घडल्यानंतर मध्यंतरीच्या काळामध्ये पूर्णपणे शांतता होती। एक ट्रॉली भरून त्या ठिकाणी दगड मिळालेले आहे। कोणीही या ठिकाणी जर दंगा करण्याचा प्रयत्न केला त्याचा जात धर्म न पाहता त्याच्यावर कारवाई केली जाईल। भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है। किसी न किसी को जलाया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है। जहां जहां भाजपा को शासन चलाने नहीं आता है वहां दंगे भड़काते। ये किस तरीके का आंदोलन है कि तुमको पुलिस लोगों के ऊपर हाथ उठाना पड़ता है? जिसने भी पुलिस के ऊपर हाथ उठाया वो हाथों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं, गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है, उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का। कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है। सारा प्लानिंग के साथ हुआ है, ऐसा आज प्रथम दर्शन दिख रहा है। हिंदुओं के मकान में घुसे, मुस्लिम मतदाताओं को कुछ नहीं हुआ। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कल पुलिस हिंदू नागरिकों के साथ नहीं थी। जिन्होंने ये घटना की उनके सारे फोटो इनके डीवीआर में सब है। सरकार के संरक्षण में अगर इस प्रकार से लोगों को लड़ाने की कोशिशें की जाएंगी तो ये बहुत दुखद है। मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और सख्ती के साथ उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बीजेपी यही चाहती है तो वही हो रहा है। नागपुर में हिंसा होने का कारण नहीं है। वहाँ देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है, वहाँ दंगे कौन कर रहेगा? किसकी हिम्मत है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा करने वाले। औरंगजेब की कब्र की बात आप करते हो, क्यों उखाड़ने की बात करते हो आप? ये पुलिस पर हमला करना, पेट्रोल बम फेंकना, पत्थर फेंकना, हथियार से हमला करना, ये सोची समझी साजिश है। कानून जो भी हाथ में लेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। औरंगजेब के नाम पर नफरती गैंग काम पर कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शिवम त्यागी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में आ चुके हैं। राजकुमार भाटी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद रहेंगे। प्रवेश चौधरी जी आप प्रवक्ता वीएचपी के मौजूद हैं हमारे साथ। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ आ चुके हैं। हमारे साथ बाहर से राजू वाघमारे जी प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से जुड़े हुए हैं और साथ ही विद्या चौहान प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार गुट से भी जुड़ चुकी हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए शिवम त्यागी जी, देखिए यहाँ पर आदित्य ठाकरे की ओर से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कहते हुए कि ये सब कुछ तो आप ही लोगों की नौटंकी है। वो कह रहे हैं कि ये लोग दूसरा मणिपुर बनाना चाहते हैं।
उधर संजय राउत का यह कहना है कि फडणवीस और बीजेपी के तमाम नेता नागपुर से ही आते हैं, उनकी नाक के नीचे इस तरह का दंगा हो रहा है। दरअसल ये सब कुछ सरकार प्रायोजित है। क्या है जवाब इस पर? देखिए, मैं मानता हूं कि जिस तरह की स्थितियां बनी और जैसे हालात रहे, आज अगर स्वर्गीय श्री बाला साहेब ठाकरे जी कहीं से देख रहे होंगे तो मुझे लगता है कि इस बयान को किस तरीके से देख रहे होंगे इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। याद है वो मुंबई के पुराने दंगे और उसमें किस तरीके से बाला साहेब ठाकरे का स्टैंड रहा था और उस समय की शिवसेना का क्या स्टैंड था और किस तरीके से उन्होंने वहां पर जिन लोगों की बात कर लेते हैं ना, अभी दंगों के लिए कौन है जिम्मेदार? कर रहा हूं, दंगे ही थे वो भी, तो किस तरीके से दंगों पर उनका स्टैंड था, ये स्टैंड देखकर उनको बड़ा अपने आप में अजीब लगा होगा। खैर, मैं पॉइंट पर आता हूं। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से यहां पर स्थितियां खराब हुई, जिस तरीके से लोगों ने दंगा भड़काया, जिस तरीके से अफवाह का सहारा लेकर जो है ये हालात पैदा किए, वो कोई भी हो उनको बख्शा नहीं जाएगा। अपने राज्य में कहते हैं कि दूसरे राज्यों में होता है तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले करवाते हैं, अपने राज्य में जहां पर सरकार चल रही है वहां कौन कराएगा? लेकिन हां, कुछ असामाजिक तत्व जरूर हैं जो पुलिस पर, लोगों पर, दोनों ही तरफ से है ना। मैं मानता हूं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं मानता हूं कि पूरा दिन जिस तरीके से बजरंग दल का जो प्रोटेस्ट रहा वो शांतिपूर्ण रहा, वहां पर कोई दंगे नहीं हुए, वहां पर कोई हिंसा नहीं हुई, वहां पुलिस वालों पर कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, वहां मार पिटाई नहीं हुई, वाहनों के पीछे लिखा हुआ नाम देखकर उन वाहनों को आग नहीं लगाया गया, घरों को आग नहीं लगाया गया। लेकिन प्लानिंग करके, प्लॉटिंग करके जिस तरीके से संभल में पूरी प्लानिंग के तहत चीजें हुई, उसी तरीके से यहां पर भी ये करने का प्रयास हुआ। सरकार इस चीज को लेकर बहुत क्लियर है कि कोई भी व्यक्ति आम नागरिक पर, पुलिस पर पत्थरबाजी करेगा और इसके अलावा फायर ब्रिगेड वालों पर पत्थरबाजी करेगा, घरों में आग लगाएगा और इसके अलावा वाहनों में आग लगाया जाएगा, शांति व्यवस्था भंग करेगा, जब प्लान बनाया जा रहा था, कहां थी कानून व्यवस्था? कहां थे आपकी पुलिस वाले, LIU कहां थे? ये लोग पुलिस वाले भी वहीं थे, LIU भी वहीं पर थी, इंटेलिजेंस भी वहीं पर थी और इसके और अलावा दंगा हो फायर जाने ब्रिगेड भी वहीं पर थी। लेकिन दंगा हो जाने लोग दिया। जिस तरीके से, आपके विधायक कह रहे हैं शिवम त्यागी जी, पुलिस वाले समय पर आ जाते तो हालात काबू में होते। आपके विधायक का यह बयान निकलकर सामने आया है। बिल्कुल, लेकिन एट द सेम टाइम मैं फिर से वही कहना चाहूंगा कि अगर पुलिस वाले समय पर नहीं होते तो ये 35 पुलिस वाले घायल कैसे होते, इनकी स्थितियां इतनी गंभीर कैसे होती? पुलिस वाले वहां पर थे, पुलिस वाले वहां पर रोक रहे थे और इसके अलावा सारी चीजों को कंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बावजूद उसके अगर वहां पर कोई इस तरह की स्थितियां हुई तो जिम्मेदार कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये जो प्लान करके हर जगह दंगा भड़काने की कोशिश हो रही है और हर जगह इस चीज को एक नया एंगल दिया जा रहा है, ये खतरनाक है। संभल में भी तो इसी तरीके से हुआ था, 2 घंटे में लोग इकट्ठे हो गए, उसके अलावा पूरी प्लानिंग करने के बाद किस तरीके से पत्थर चले और किस तरीके से जान गई, ये अपने आप में दुखद है। लेकिन सरकार के नाक के नीचे अगर इस तरह से दंगे वहां पर भड़क गए तो आप लोगों को जवाब देना होगा कि सरकार के अब तो इस्तीफा भी मांग रहे हैं। उद्धव ठाकरे, उनके जितने भी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, देखिए हाल क्या बना दिया है। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी, अब आपके पास आते हुए, औरंगजेब के नाम पर दंगाई अपने काम पर लग जाएंगे। औरंगजेब के नाम पर क्या इस तरह की सियासत होगी कि चुन चुन कर देखा जाएगा इस पक्ष वालों की गाड़ी कौन सी है, उसको आग के हवाले कर दिया जाएगा? देखिए चित्रा जी, ये सहयोग नहीं है, ये प्रयोग है। जिस तरीके से नफरत की जो राजनीति लगातार भाजपा करती आ रही है, आपने बयानबाजी भी देखी होगी किस तरीके से भाजपा के नेता और जो बजरंग दल और VHP के लोग थे, उन्होंने किस तरीके से वहाँ पर जो है कुरान की आयत लिखी हुई एक वो था, उस पर जो है मत फैलाइए। क्या पुलिस प्रशासन की ओर से ये बातें कही गई हैं? सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों के आधार पर अफवाह मत फैलाइए, भगवान के नाम पर सही बातें बोलिएगा प्लीज। देखिए कुरान पवित्र ग्रंथ है और मुझे नहीं लगता है कि उसको लेकर किसी भी तरफ के अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत है। ऑथेंटिक नहीं है तो मत बोलिएगा प्लीज। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, तब फिर जवाबदेही आपकी होगी। देखिए कई, हाँ बिल्कुल ठीक है, जो भी मैं कह रहा हूँ 2014 से पहले चित्रा जी सिर्फ जो है पत्थर और आगजनी का जो काम होता था वो सिर्फ कश्मीर में होता था। मगर जब से डबल इंजन की सरकार और केंद्र में सरकार भाजपा की आई है, अब कोई भी राज्य इससे बचा हुआ नहीं है जहां पर दंगा ना होता हो। और दंगे से किस पार्टी को फायदा होता है और कौन दंगे करते हैं, उसमें किस जांच होती है, उस पर क्या एक्शन होता है, ये भी एक देखने वाली बात है। मगर जो हमारे महाराष्ट्र के CM हैं, उन्हें तुरंत अपना नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके रहते हुए उनके इलाके में जहां RSS का गढ़ हो और 300 साल का इतिहास है, नागपुर में आज तक कभी कोई दंगा नहीं हुआ। मगर ये कौन सी जो सोच जो बनाई गई थी, कहां से लेकर आए हैं आंकड़ा कि नागपुर में 300 सालों का इतिहास है, आज तक दंगा नहीं हुआ? मैं बता देती हूँ, आपकी जानकारी कम है इसलिए मैंने पूरी रिसर्च कर ली थी।
अब आपको पता है कि आरएसएस की स्थापना किस सोच के साथ हुई थी? 1923 में नागपुर में दंगे भड़के थे और दो समुदायों के बीच जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी, उसके बाद डॉक्टर हेडगेवार ने तय किया था कि वो आरएसएस की स्थापना करेंगे। 1923 में दंगे भड़के थे, 25 में आरएसएस की स्थापना हुई थी। मैं बता देती हूं, आज ही मुझे लगता है कि ये दर्शकों को भी जानना चाहिए। 1923 में नागपुर में हिंदू मुसलमान दंगे हुए थे, ये पूरा आपको मिल जाएगा रिसर्च में। हिंदू महासभा के सदस्य जुलूस निकाल रहे थे ढोल नगाड़ों के साथ, एक खास समुदाय के सामने से गुजरता है और उसके बाद दूसरे पक्ष ने विरोध किया, दोनों पक्षों में लड़ाई हो गई थी। 1927 में भी दंगे हुए थे और आपको बताते चले 4 सितंबर 1927 को जिस दिन दंगे हुए थे, महालक्ष्मी के लिए जुलूस निकाला गया था। जिस महल मोहल्ले में आने पर वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उसको रोक दिया था। उसके बाद हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए थे जो कई दिनों तक चला था। आप कह रहे 300 साल से दंगे नहीं हुए हैं, कहां से लेकर आते हैं ये इतिहास और रिसर्च? हम जो लेकर आते हैं, आपके पास अपने सब चीजें, मेरे कुछ नहीं है। गूगल लोग रिसर्च कर, विकिपीडिया पर बाकी चीजों पर मिल जाएगा। मैंने किताब के भी कुछ आर्टिकल्स निकाल के रखे हुए हैं पढ़कर, और उन किताबों में किन बातों का जिक्र है उसके बारे में भी बता दीजिए। चित्रा जी, ये जो परिस्थितियां जो पैदा हुई, ये नफरती बयान और जो नफरती जो एजेंडा जो भाजपा लगातार चला रही है, उस पर क्यों बात नहीं होना चाह रही? क्योंकि औरंगजेब को महान किसने बनाया था? देखिए, महान क्या जरूरत है महान बनाने की? औरंगजेब ने जब इतनी क्रूरता की हदें पार करते हुए वहां पर शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के साथ क्रूरता की थी, आप उसको महान बनाएंगे तो दूसरा पक्ष क्या करेगा? आप बताइए, क्या जरूरत है शुरुआत करने की? औरंगजेब पड़ा है, कब्र में पड़े रहने देते। आप उसको महान बनाएंगे तो यही होगा ना। देखिए चित्रा जी, वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने भी बताया, हमने भी वो इंटरव्यू सुने, उन्होंने कहा यहाँ पे संभाजी महाराज का जन्मदिन था, बाकायदा बड़ा अच्छे से सब कुछ मनाया गया। वहाँ पर सब सम्मान करते हैं, सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब साथ में रहते हैं। मगर जो एक सोच, शिवाजी महाराज की जयंती थी जी, शिवाजी महाराज की जयंती थी, नागपुर में दंगे भड़क उठे। देखिए जिस तरीके से भाजपा ने ये सोच बनाई, मुसलमानों को मुगलों से जोड़ना, मुसलमानों को मुस्लिम लीग से जोड़ना, मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ना, उसकी ये नफरत की जो सोच जो बनाई गई, वो उसका आज जो है नफरत की राजनीति जो लगातार होती रहती थी, लगातार बयानबाजी। हम कह रहे थे आप पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, आप पूरे देश में लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं मुद्दों से, तो दंगा सबसे बड़ी आसान चीज है कि दंगा करवा दो। और जो पुलिस के पूर्व अधिकारी हैं, उन्होंने बाकायदा कहा जब तक सरकार न चाहे कोई दंगा नहीं हो सकता। तो ये सरकार का फेलियर रहा है, सरकार को नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देना चाहिए। और ये जो बयानबाजी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ऐसी बयानबाजी पर मुकदमा होना चाहिए, उन्हें जेल जाना चाहिए। बोलिए ये बयानबाजी लगातार होती रहती है। आपके नेताओं ने भी भड़काने वाला बयान दिया था ना। अब कब्र से मुर्दे निकालकर उसकी बातों को इस तरह से महिमा मंडित किया जाएगा तो इस तरह के हालात पैदा होंगे। और जब बड़े बड़े नेता इस तरह के बयान देंगे तो फिर उसका देख लीजिए नतीजा क्या हुआ। मैं ऐसा नहीं मानता कि सरकारें दंगा कराती हैं, लेकिन अगर मेहरुद्दीन रंगरेज ऐसा कहते हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। 2013 में जो दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ था, वो दंगा समाजवादी वालों ने करवाया होगा। बहरहाल अब आगे आता हूं। जहां तक बात आपने कहा गड़े मुर्दे उखाड़ने की, उसके लिए भी मैं और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अबू आजमी के पास नहीं गया था। उसको इतनी महान बताने की, उसकी महानता गढ़ने की, ये तमाम तरह के भाषण देने की आवश्यकता नहीं थी। ये चीजें कहीं नहीं आती। आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है तमाम विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहती, इसलिए डिरेल करके यहां ले आती है। हम जाते हैं क्या उनको कहने? सूट कर गया ना आप लोगों को वो बयान, सूट कर गया तो उसको पॉलिटिक्स है जो सूट करेगा। औरंगजेब मर गया 300 साल पहले, लेकिन जिंदा रखो, जाहिर बात है। लेकिन औरंगजेब का फैन क्लब तो अभी भी इस देश में जिंदा है ना। अबू आजमी जैसे लोग अभी भी इस देश में जिंदा है, मणिशंकर अय्यर जैसे लोग अभी भी इस देश में जिंदा है, उसकी महिमा मंडन करने वाले लोग अभी भी इस देश में जिंदा है। वीर शिवाजी की धरती पर अगर कोई औरंगजेब का महिमा मंडन करेगा तो उसका विरोध होगा। और कोई औरंगजेब फैन क्लब वाला अगर आकर सड़क पर पुलिस वालों के बीच में नहीं चिल्लाना, नहीं मैं चिल्लाया नहीं, मैं चिल्लाया नहीं, आपके बीच में नहीं चिल्लाया, मैं आपके बीच में नहीं चिल्लाया। यहां पर औरंगजेब का या मुगलों का महिमा मंडन करने वाले उनका फैन क्लब अगर इस देश में उसकी बात करेंगे, वीर शिवाजी की धरती पर उसकी बात करेंगे, संभाजी महाराज की धरती पर उसकी बात करेंगे तो उनका विरोध होगा। कब्र है वहां पर तो लोग बात करेंगे ना, कब्र है तो लोग बात करेंगे वहां पर। आप उसको कैसे मिटा सकते हैं? इतिहास से कैसे मिटा सकते हैं? औरंगजेब के बारे में पढ़ाया जाता है, बच्चों को कैसे हटा सकते हैं? इतिहास है वो पढ़ाया जा रहा है कि इस देश में जो हुआ वो जान लीजिए। महान बनाने की आवश्यकता नहीं है। इतिहास में बहुत सारे बुरे लोगों का भी ज्ञान होता है, इसका क्या मतलब है? मेरे ही देश में, मेरे देश के ऊपर अत्याचार करने वाले 1000 आक्रांताओं का पढ़ाया जाता है, तो क्या सबका महिमा मंडन कर लोगे? उनको मतलब अपने सर पे बिठा लोगे, उनकी जयंतियां मनाना शुरू कर दोगे? राजकुमार भाटी जी, अब शुरुआत तो आप ही के नेता से हुई, तो आपको भी मैं एंट्री दिला देती हूं। देखिए, एक बयान जिसने चिंगारी भड़काई, आग लगी, और आज आग की स्थिति यह है 33 पुलिस वाले जख्मी हो गए हैं बुरी तरीके से। डीसीपी निकेतन कदम पर कुल्हाड़ी से वार किया गया है, 50 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और हालात किस तरह से बिगड़ गए हैं महाराष्ट्र में।
नहीं, ये जो घटना हुई है इसके लिए आप अबू आसिम आजमी के बयान को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। शुरुआत चिंगारी तो कहीं से निकली थी ना असली सर? समस्या से बचने जैसा है और अपराधियों को बचाने जैसा है। इस विषय पर बात करते हुए मुझे एक वो फिल्मी गीत याद आता है कि मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जब नाव डुबोए उसे कौन बचाए। जब कोई दिक्कत होती है समाज में तो उसे संभालने की जिम्मेदारी सरकार की, प्रशासन की होती है और सरकार ही तय कर ले कि हमें आग लगानी है, हमें दंगे कराने हैं, हमें मतभेद पैदा करने हैं। अभी आपने उस पे दंगों पे काफ़ी बातें कही, मेरी भी एक रिसर्च है, दंगे, सांप्रदायिक दंगे कभी भी रातों रात नहीं होते हैं। इसके लिए महीनों वर्षों तक माहौल तैयार किया जाता है, लोगों के अंदर नफरत भरी जाती है, दोनों पक्षों में मतभेद पैदा किए जाते हैं, तब जाके कई साल के बाद दंगे होते हैं। किसी भी दंगे का आप सर्वेक्षण कर लें, किसी भी दंगे की रिसर्च कर लें। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग रोजाना आग जो भरने का काम करते हैं, लोगों में अलगाव पैदा करते हैं, रोजाना एक समुदाय पर निशाना साधते हैं। औरंगजेब से इनकी कोई दुश्मनी नहीं है, औरंगजेब का नाम लेकर ये एक पूरे समुदाय से शत्रुता निकालना चाहते हैं। क्या औरंगजेब मान लिया, इनकी बात हमने सारी मान ली और मैंने हर शो में कहा है और हमारी पार्टी ने लाइन ली कि हम कोई बचाव नहीं करेंगे। मान लिया औरंगजेब अत्याचारी था, औरंगजेब ने, आप नहीं मान रहे हैं अभी भी कि अत्याचार, मान क्या लिया? इतिहास में क्या बताया किस तरह कहूँ ये मैं इस सेंटेंस को ही बताइए। आप हिंदी सिखा दें मुझे। नहीं, हिंदी सर, यहाँ पर मैं हिंदी सिखाने के लिए नहीं आई हूँ। औरंगजेब अत्याचारी था, सीधा बता दीजिए। मान लिया अत्याचारी था, अभी तो वही बातें कर रहे हैं ना। मानना क्या है? अत्याचारी था, अपने पिता को मार दिया हो, सत्ता के लिए अपने भाइयों का कत्ल करवा दिया हो, शिवाजी के साथ उसने जिस तरह की क्रूरता की हो, संभाजी महाराज को 40 दिनों की यातना दी हो, और आप कह रहे हैं मान लिया जाए वो क्रूर था। अब राजकुमार भाटी जी, मुझे हिंदी सिखाने की जरूरत नहीं है, आप बहुत विद्वान हैं। माना क्या जाए? आपको लगा कि मैंने गलत बोला है तो मुझे ये सही बता दो, सही सेंटेंस क्या होता है? वो क्रूर था, वो क्रूर नहीं तो मैं क्या बोलता मुझे बताओ। बताओ आप। औरंगजेब अत्याचारी था। हाँ तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ। मानना क्या है? आप कह रहे हैं शर्तों के साथ नहीं लागू कर सकते ना राजकुमार। देखिए सुनिए, ठीक है, इतिहास लगभग 10,000 साल का हमारा इतिहास है, भारत का लिखित इतिहास। उस 10,000 साल के इतिहास में बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जिनको लेकर हम विवाद पैदा कर सकते हैं, और बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं, बहुत किरदार ऐसे हैं, बहुत चरित्र ऐसे हैं कि जिनको लेकर हम प्रेम मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। ये हमारी नीयत पर निर्भर करता है। इन्हें औरंगजेब ही उठाना है क्योंकि औरंगजेब को लेकर ये पूरे मुसलमानों पर निशाना साध सकते हैं। अत्याचारी तो और भी बहुत हुए हैं। अपने बाप की हत्या तो उसने जो बिंबिसार की हत्या को प्यारा तो औरंगजेब ही लगाना, बाकी सारे नहीं लगे। अबू आजमी को प्यारा लगता है औरंगजेब, इस वजह से ये बवाल है। मेरी ओपिनियन क्या है? ये उनका बयान है भाई, मैंने तो उनका पूरा बयान निकाला, उनकी ओर से कैसे महान बताया गया था। आप क्या बातें कर रहे हैं? 10,000 साल के इतिहास में बहुत राजा अत्याचारी हुए हैं, बहुत राजा शोषणकारी हुए हैं, बहुत राजा अच्छे भी हुए हैं, बहुत घटनाएं अच्छी भी हुई हैं, बहुत घटनाएं खराब भी हुई हैं। लेकिन जो माहौल तैयार किया जाता है, कुछ घटनाओं को चुन के, कुछ विषयों को लेके लोगों में मतभेद पैदा किए जाते हैं। औरंगजेब की कब्र उखाड़ने से इस देश की कौन सी समस्या हल हो जाएगी? ये जो इन्होंने इस तरह का माहौल बनाया है कि कब्र उखाड़ेंगे, उसके लिए कानून, न्यायालय, कोई सिस्टम है? सरकार प्रस्ताव लाए विधानसभा के अंदर, या न्यायालय में जाए, न्यायालय आदेश करे? कहीं भी हुड़दंगी लेते हैं, झंडा लेते हैं, चल देते हैं, कहीं भी किसी धर्मस्थल के सामने उग्र नारे लगाने लगते हैं, और बहुत मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इन हुड़दंगियों का बचाव करता है। कोसेंगे आप लोग मीडिया को, उनकी सच्चाई नहीं बताता। मैं आपको बता रही हूँ, 1923 को दंगे भड़के थे, तब तो ब्रिटिश शासन था ना, उस समय तो हम लोग थे नहीं, उस समय भी दंगे भड़के थे और कई दिनों तक चले थे। 1927 में उसी जगह जहां पर कल दंगे भड़के हैं, ठीक उसी जगह दंगे हुए थे, कई दिनों तक चले थे। क्या हम लोग उस समय थे? ये ठीकरा फोड़ देना कि मीडिया ये सब करवा रहा है, हम समाज का आईना है, जो होता है वो दिखाते हैं एज इट इज, बिना काट छाट किए। प्रवेश चौधरी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, आप लोगों ने इतना, उसके बाद में मेहमानों के पास जाऊंगी। हमारे साथ शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं बाहर से, लगातार उनके पास में मैं चलूंगी। राजू बागमारे जी आपको दिखाई दे रहे हैं, विद्या चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ी हुए। मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ एक बार स्टूडियो में। प्रवेश जी, अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस तरह का प्रदर्शन नहीं किया होता तो नागपुर में ऐसे हालात बनते ही नहीं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल तो हमेशा से इन विषयों को उठाता आ रहा है, लेकिन कभी सुना आपने दंगा किया हो? क्या पहल करी क्या? आपको पता है चित्रा जी, आइडेंटिफाई करके हमारे कार्यकर्ता, जो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, उनके घरों को टारगेट किया गया, हिंदू वाहनों को पहले से टारगेट किया गया और उसके बाद उन पर हमले किए गए।
तो पहले से सुनियोजित तरीके से जो मुस्लिम समाज था, जिहादी समाज था, उसने रणनीति बनाई और वो किया। अरे जिस बजरंग दल की बात हमारे पूरे के पूरे समाज को ही आप आड़े हाथों ले लेंगे क्या? कुछ हुड़दंगियों ने अगर वहां पर हुड़दंग मचाया, दंगा किया, तो पूरे के पूरे समाज को आप लपेट लें। चित्रा जी, मैं जिहादी शब्द का प्रयोग करता हूं हमेशा से। जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनके लिए मैं इस बात को कह रहा हूं। और जिस बजरंग दल को टारगेट करने की बात हमारे रंगरेज भाई कह रहे थे, सेवा, सुरक्षा और संस्कार, ये हमारा नारा है। और सेवा के क्षेत्र में 1 लाख यूनिट, चित्रा जी 1 लाख यूनिट ब्लड हर वर्ष हम देते हैं। हर जिले में हमारा ब्लड बैंक है और वो हम ये देते हुए ये नहीं देखते कि कोई मुसलमान को वो दे रहे हैं हॉस्पिटल वाले या किसी हिंदू को दे रहे हैं। हमारे लिए संपूर्ण समाज हमारा है। और देखिए फिर समाज का क्या हाल हो गया, वो देखिए ना तस्वीरें आपके सामने। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे पे टारगेट आप कर रहे हैं, आप आइडेंटिफाई करके कि ये बजरंग दल के कार्यकर्ता का घर है, उस पर हमला करेंगे। लेकिन अगर आप हमला करेंगे तो ऐसा नहीं है चित्रा जी कि हिंदू समाज मुट्ठी बांध कर बैठा रहेगा। क्या करेगा? वो आएगा, प्रतिकार करेगा, हमको आप छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। कौन छेड़ने जा रहा है आपको? हम भी लड़ेंगे। कौन छेड़ने जा रहा है? प्रदेश चौधरी जी, किस तरह से किया, किस तरह से हमारी गाड़ियों को उनको जला दिया, घरों पे हमले करे हैं। और ये सब क्यों करा? तो आप ही की विचारधारा वाली सरकार है ना, रोक नहीं पाई, रोक नहीं पाई। आपको कैसे पता लगा कि आपके लोगों पर हमला हुआ है? अभी तो जांच होगी, पता लगेगा। आपने पहले से ही जो है मुसलमानों को, यही आपकी मानसिकता है, इस पर रोक लगनी चाहिए। जब तक केंद्र की सरकार आप जैसे संगठनों पर बैन नहीं लगाएगी, इस तरह का माहौल पूरे देश में बनेगा और आप लोग इस देश को, मैंने आपको बताया रंगरेज जी, सुन लीजिए, हम देश को गुलदस्ते को तोड़ना चाहते हैं, सेवा करने वाले लोग हैं, चाहते हैं, आप सुरक्षा करने वाले लोग हैं, जो है संस्कार की बात करते हैं, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, बहुत किसी को अलग नहीं मानते, देश के लिए बहुत खराब को अलग नहीं मानते। आपकी सोच पर लगाम लगाना पड़ेगा, अलग रखते हैं उसको। आपकी सोच पर कारण क्या है पड़ेगा। चित्रा जी, कारण क्या है? आप कारण क्या है? जिहादियों के बारे में बताइए, सुन लीजिए, आपके लोग ही क्या, आप पूरे हिंदू हैं? सुनना सुनिए, पूरे हिंदुस्तान सुनना सीखिए, सुनना सीखिए। अरे जो सुनना सीखिए चित्रा जी। ये समस्या क्यों आती है जिहादियों की? इसलिए आती है, एक किताब, एक भगवान और एक प्रकार की पूजा पद्धति पर विश्वास करने वाले लोग दूसरों की पूजा पद्धति को अविश्वास की नजर से देखते हैं। अपने को वो मानते हैं कि हम इस्लाम में, दूसरे को काफिर मानते हैं। कारण क्या है कि एक भगवान, एक किताब और एक उपासना पद्धति में विश्वास करते हैं। हिंदू ऐसा नहीं करता है, हिंदू ऐसा नहीं करता। मानने दीजिए, अच्छी बात है, मान रहे हैं। हिंदू में शिवाचार्य भी है, वैष्णवाचार्य भी, शाक्त भी है, कबीर भी है, रविदास भी है, सिख भी है और बौद्ध भी है। और अगर आपको आना है तो अरे तो औरंगजेब की कब्र उखाड़ेंगे, ऐसा हिंदू है। ये फिर कौन सा सेवा भाव हो गया? औरंगजेब की कब्र उखाड़ेंगे, कार सेवा करेंगे, ये कौन सा बयान हो गया? क्या मिलेगा औरंगजेब की कब्र उखाड़कर? कौन जाता है औरंगजेब की कब्र पर? मैं तो रिपोर्टिंग के दौरान गई थी, औरंगजेब की कब्र पर 2-4 लोग भी दिखाई नहीं दिए थे। कौन जाता है औरंगजेब की कब्र पर? हम बता रहे, आप क्यों दिक्कत है आप लोगों को? जब ये देश आजाद हुआ तो हम देखते हैं कि यहां से विक्टोरिया की जो है मूर्ति हटाई गई देश आजाद होते ही। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि वो हमारी अस्मिता के हिस्सा नहीं है, उन्होंने हम पर अत्याचार किया है। तो उसी तरह से जो रोड है, अंग्रेजों ने जो चीजें बनाई उन्हें भी हटा दो। आप अंग्रेजों से नफरत नहीं करते, मुसलमानों को जोड़कर आप नफरत का माहौल बना रहे हैं। आप अंग्रेजों के बारे में तो नहीं कह रहे, जो हमारे पूरे देश की सोने की चिड़िया ले गए, उन पर बात करिए। बोलिए कोई अंग्रेजों को आप मुगलों को तोड़ने के लिए एजेंडा सेट करते हैं। आप पूरी इतिहास को उठाकर देखिए, जब देश आजाद हुआ तो हमने लोग यहाँ पर सारे काम करे, और ये माहौल सारे काम करे, और भारत के इसी आवाम ने किया, भारत के इसी आवाम ने किया। अब मिंटो रोड का नाम दीनदयाल उपाध्याय पूरा देश का माहौल खराब रहेगा और ये सहयोग नहीं है, प्रयोग है, मैं बार-बार कह रहा हूं। जयप्रकाश नारायण के नाम पे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो आप इसको समझिए, हमारी अस्मिता है, ये अस्मिता हमारे लिए जरूरी है। अरे हमारी अस्मिता में तो सभी आएंगे ना, सभी आएंगे ना, पूरे देश के लोग आएंगे ना, भारत के लोग आएंगे। हाँ, लेकिन आप भी जब कार सेवा की धमकी देंगे, आप भी जब आंखें दिखाएंगे, क्या जरूरत है ये सब करने की? आप भी कार सेवा करने वहां पर पहुंचने लगे, धमकी देने लगे कि औरंगजेब की कब्र उठाओ। मैं आपके पास विजय चौहान जी बाहर से जुड़े हैं, राजीव कुमारी जी, जल्दी जल्दी मैं आपकी टिप्पणी ले लेती हूँ। ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ विजय चौहान जी, सीधे आपके पास आते हुए, जो प्रवीण दटके हैं विधायक है नागपुर सेंट्रल के बीजेपी के, उनकी ओर से कहा गया है कि जो दंगाई थे वो सिर्फ हिंदुओं की दुकान में घुसे, मुसलमानों की दुकान में नहीं। पहले सारे कैमरे टूटे, हथियार निकाला, तलवार लहराया, ये प्लान घटना है, सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है। हम सब मुख्यमंत्री को दिखाएंगे। और पुलिस ने भी कल हिंदुओं का साथ नहीं दिया, ये बोल रहे हैं प्रवीण दटके।
आप लोग वहां से हैं, क्या समझ में आ रहा है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार और क्या हालात अभी वहां के बयां कर रहे हैं? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्राचीन भारत से लेके आज तक भारत का बहुत बड़ा इतिहास रह चुका है। मोहनजोदड़ो से लेके आप आर्य संस्कृति से लेके अंग्रेजों से लेके मुगलों से लेके ये हिस्ट्री के एक एक पन्ने हैं। तो मुगल हिस्ट्री भी हमारे इतिहास का एक पन्ना है। अगर हम लोग को अगर औरंगजेब पसंद नहीं है, वो जुल्मी राजा था, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर वो पन्ना हम लोग फाड़ देंगे तो हमारी हिस्ट्री हम लोग खराब कर रहे हैं। अगर अंग्रेजों का जब हम स्वतंत्रता आंदोलन में हम लोगों ने जब लड़े हम लोग, तो उसमें उस वक्त जालियनवाला बाग हुआ था। अभी जालियनवाला बाग देखने के लिए कितने लोग जाते हैं? वो क्या अच्छी घटना थी क्या? नहीं थी। औरंगजेब क्या अच्छा था क्या? नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जो ये है उसका जो क्या बोलते हैं उसको, वो हम लोग उखाड़ देंगे, उसका स्मारक जो उखाड़ देंगे, ये गलत बात है इस तरफ से। लेकिन ये जो है, ये जो भाजपा वाले हैं, ये एक दशमुखी रावण है। इसमें विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, सनातन है, भाजपा है, सब। और ये जब भी उनको सत्ता चाहिए, इनको एक अच्छी तरह से ढोंग, हिंदुत्व का ढोंग करना इनसे किसी ने सीखना चाहिए। ये ढोंगी हिंदुत्व वाले लोग हैं। इनको जब सत्ता चाहिए, अब 10 साल से मोदी सरकार में बैठे हैं, लेकिन महंगाई कम नहीं कर चुके, और वो ना ही बेरोजगारी कम, कुछ काम नहीं किया है लोगों के लिए। पूरा देश अदानी अंबानी से बेच देने का काम इन्होंने किया है, और लोगों का बार बार अडानी अंबानी का नाम लेते हैं तो मुझे शरद पवार के साथ अडानी जी की तस्वीर याद आ जाती है। कितने मेल मुलाकात हुए थे दोनों के बीच में दोस्ताना में। विद्या चौहान जी, दरअसल नहीं, एक सेकंड उनको बोल लेने दीजिए, हमारे साथ विद्या जी को बोलने दीजिए। विद्या जी को बोलने, मैंने आपके चैनल पे ही सुना था कि अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल के क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो गई है। 10 दिन हो गए। जब हमारे पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते तो तुरंत पेट्रोल पंप पे उससे पैसा ज्यादा लिया जाता है, लेकिन 10 दिनों से पेट्रोल डीजल के भाव क्यों नहीं कम हुए, ये हम लोग नहीं पूछ सकते। तो ऐसा औरंगजेब या दंगे भड़काना, ये करना, फलाना, ये बहुत आसान है ना। क्या करना है उसमें? मुस्लिमों को गालियां दो, औरंगजेब को गालियां दो। इनका जो है एम जो है वो लोगों का ध्यान हटाना है, और उसमें ये माहिर हो। जब मंडल आयोग आया क्या जरूरत है? संभाजी को जिसने कत्ल किया हो, 40 दिनों की प्रताड़ना दी हो, उसका इतना क्रूर इतिहास रहा हो, उसका महिमा मंडन करके हम नायक बनाने की कोशिश करेंगे तो आप तो बैठे बिठाए दूसरे समुदाय को मुद्दा दे रहे हो ना, कि वो भड़के, अपनी भावनाओं को भड़काए। अबू आजमी का बयान आता है, कई मुस्लिम नेता उसी लाइन पर अपना बयान देने लगते हैं। उसमें कांग्रेस के यहाँ से उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, वो भी MIM की मुखिया, वो भी। तो आप बैठे बिठाए दूसरे समुदाय को मौका देंगे भड़कने का, तो वो भड़केगा ही, मौका ही क्यों देना? पूछा जाएगा ना, शुरुआत किसने की थी, आग किसने लगाई सबसे पहले? छत्रपति संभाजी राजा के ऊपर जो छावा सिनेमा आया है, उसमें जो संभाजी राजा के 40 दिन तक हालत खराब की और लोगों ने उनको तकलीफ दी, ये जो तकलीफ दी वो औरंगजेब और मुस्लिमों ने नहीं दी। ये देने वाले लोग भी ये जो आपको मालूम है कि इनका जो ये है, क्या इसको बोलते हैं, इनका जो हिस्ट्री है, यानी ये लोग जो करना चाहते हैं वो करके ही रहते हैं। इनको औरंगजेब को कहने वाले लोग अलग थे, तो ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। और ये मनुस्मृति पे जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने बेटे को संस्कृत सिखाया था, उनको पढ़ने के लिए सिखाया था। तो अगर तुमने संस्कृत सीखा है तो तुम्हारी जीवा काट ली जाएगी। तुमने अगर संस्कृत सुना है, तुम्हारे कान में ये उबला हुआ रस डालेंगे। ये सब जो सजाए है, मनुस्मृति की सजाए है, या औरंगजेब की सजाए नहीं है। तो ये जो दिखाया जा रहा है छावा सिनेमा में, औरंगजेब आपस में क्या जोड़ रहे हैं? औरंगजेब को बचाने के लिए राजू बागमारे जैसे जवाब दे लेती हूँ मैं, उसके बाद मात्र 10 सेकंड, ज्यादा नहीं चाहिए, मात्र 10 सेकंड। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि खास तौर पर जो पार्टी, जिस पार्टी के मुखिया अपनी रैली में ये बैठकर कहते हो कि आप कहते रहिए इसको, और संभाजी नगर, मैं तो इसको औरंगाबादी कहूंगा। उनके औरंगजेब प्रेम पे मुझे और कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। कौन कहता है? नाम लेके बताइए। शरद पवार जी ने कहा, ये रैली में कहा उन्होंने।
कि मैं इसको औरंगाबादी मानूंगा, आप कहते रहिए संभाजी नगर। और कमाल की बात यह है कि औरंगजेब को बचाने के लिए आप इस तरह की जो बातें कर रहे हैं और ये जो कह रहे हैं कि आपको विषय भड़का, औरंगजेब को नहीं बचा रहे, औरंगजेब की तारीफों में पुल बांधना बंद कर दीजिए। और एक और चीज, इन्होंने कहा कि देश जलियांवाला बाग देखने जाता है, वहां जनरल डायर की उस पर कब्र पर फूल नहीं चढ़ाता जाकर देख। अगर जाता है जलियांवाला बाग तो वो इसलिए जाता है ताकि अपने दर्द को देख सके, महसूस कर सके। भारत से वहां जनरल डायर को महान बनाने नहीं जाता कोई, कमाल दर्द की बात हो गई। और कृपया करके यहाँ कोई बात करना ही नहीं चाहता, इतिहास कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन इतिहास में रहने वाले विलन को महान बताकर। राजू बागमारी जी, आप लोग ढोंगी हिंदू हैं, वो आरोप लगा रही हैं और इसी के साथ ही उनका ये भी आरोप है कि औरंगजेब ने अत्याचार नहीं किया था। आप लोग गलत तरीके से बताते हैं, संभाजी के संदर्भ में उन्होंने ये बातें कही। बिल्कुल नहीं बोलती हूँ, मैंने कहा था कि औरंगजेब के साथ जो हिंदू सरदार थे, जो लोग थे, उन्होंने उनको दिखाया कि इस तरह से अत्याचार करो, इस तरह से मनुस्मृति में जो कहा है वो मनुस्मृति जैसा आप बिहेव करो। मेरे ख्याल से, बोलिए बागमारी साहब। मैं बात करूं अभी? बोलिए। सबसे चित्रा जी, सबसे पहली बात यह है कि आपने हमें मौका दिया बोलने का, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ बैठे जो लोग और जो बाकी की जनता कि जिनको औरंगजेब के बारे में इतना प्यार उमड़ के आया है, क्या वो औरंगजेब के रिलेशन में है? क्या उनके वो रिश्तेदार है? ऐसा क्या किया है औरंगजेब ने अच्छा कि जिसके लिए वो उनके गुण गा रहे हैं? जिस राजा ने क्रूरता से अन्याय करके पूरे महाराष्ट्र में और इस देश के अंदर अत्याचार किए, उस राजा के बारे में अगर कोई बोलता है तो उसके बाजू से बोलने वालों को शर्म आनी चाहिए। कैसी बातें करते हैं ये लोग? अगर वो कोई महान संत था, कोई आदमी था तो समझ सकते हैं कि ये गलत बात है, लेकिन अगर जिसने इतने अन्याय अत्याचार किए, हमारे संभाजी राजा के ऊपर 40 दिन तक अत्याचार किए, उनकी आंखें निकाली, उनके कानों में शीशा भरा, बहुत ही गंदे अत्याचार किए, उस राजा को अगर हम गलत कहते हैं या उस राजा का नामो निशान हमारे महाराष्ट्र में जो शिव छत्रपति शिवाजी महाराज की शाहू फुले अंबेडकर की भूमि है, उस भूमि के ऊपर जिसने हमारे लोगों के ऊपर, हमारी माता बहनों के ऊपर अत्याचार किए हो, तो उसकी याद हम क्यों रखें? और अगर उसके बारे में अगर कोई बोलते हैं तो उसके बाजू से बोलने वालों को शर्म आनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, नागपुर में जो हो गया, साहब एक सेकंड सुनिए। हाँ, नागपुर उसी पर आ जाती हूँ। अब देखिए एकनाथ शिंदे जी डिप्टी सीएम ने क्या कहा वो बताते हुए फिर मैं आपसे सवाल लूंगी। जो आगजनी हुई जिसमें 2-4 हजार लोग एकत्र हुए, कई घरों को निशाना बनाया गया, पथराव किया गया, आगजनी की गई। मोमीनपुरा में जहां पर 100 से 150 गाड़ियां खड़ी रहती थी, वहां पर कल उस समुदाय की एक भी गाड़ी खड़ी नहीं थी। पुलिस जांच कर रही है, कहीं ये पहले से सोची समझी साजिश तो नहीं है? अरे पुलिस जांच में बाद में करेगी ना, पहले तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए थी। अगर इस तरह के हालात वहां पर बन रहे थे, इतनी बड़ी तादाद में पत्थर तलवार इकट्ठे किए जा रहे थे, हालात ये हो गए कि डीसीपी निकेतन कदम पर कुल्हाड़ी से वार किया जाता है और आप लोग उसके बाद सांप मर जाने के बाद लाठी पीटते रहिए। ये तो हाल हो गया आपकी सरकार का। अब सीएम डिप्टी सीएम उसी तरह के बयान दे रहे हैं, साजिश हो गई, साजिश हो गई। अरे साजिश को रोकने का काम ही तो सरकार का है ना। नहीं, साजिश को रोकने का काम सरकार का है। आप बिल्कुल बराबर कह रहे हैं। उस तरीके की हालात कभी भी उस टाइम सामने नहीं आई। ये जो अचानक इन्होंने ये कर दिया, ये जो सरकार ने विश्वास रखा और उस विश्वास का गैर फायदा ये लोग ने ले लिया। अभी कुछ विद्वान लोग आपके चैनल में बैठ के बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार या महायुति की सरकार इस तरीके की दंगा और इस तरीके का कारोबार करती है, तो मुझे ताज्जुब लगता है। हमारी सरकार है, हम कारोबार कर रहे हैं, हमको 5 साल का पूरा मैंडेट हमारे महाराष्ट्र ने दिया है, तो उस महाराष्ट्र के अंदर हम भला क्यों दंगे करें? उस महाराष्ट्र के अंदर जो 2.5 साल में हमारे नेता एकनाथ राव जी शिंदे साहब ने जो डिसीजंस ली, जो कारोबार किया, उसकी वजह से पूरी महाराष्ट्र ने हमको फिर से एक बार मैंडेट दी और महायुति की सरकार आ गई।
और उस सरकार के अंदर हम कारोबार करने के लिए आए हैं, कारोबार करने के लिए आए ना, औरंगजेब की कब्र उखाड़ने तो आए नहीं थे। बताना चाहिए था आपको इलेक्शन के दौरान कि आएंगे तो औरंगजेब की कब्र उखाड़ेंगे, फिर देख लिया जाता रिजल्ट उस समय क्या रहता। अभी तो इतना बड़ा मैंडेट पाने के बाद आप लोग क्या काम कर रहे हैं? हमारे घर में हम क्यों आग लगाए? हमारे घर में हम आग क्यों लगाए? और रही बात औरंगजेब की, तो औरंगजेब जैसे जो गंदा इंसान था कि जिसने इतने जुल्म किए, उसकी कब्र का ये बाकी लोग को इतना प्यार आने का मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि इनको जानबूझ के इस महाराष्ट्र के अंदर, इस देश के अंदर इस तरीके की दंगाबाजी करनी है, इस तरीके की नफरत फैलानी है, ये इनका काम है। आज कांग्रेस वाले भी वही बात कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी वही बात कर रहे हैं। आज उद्धव जी को भी औरंगजेब के बारे में इतना प्यार आ गया है कि उद्धव ठाकरे भी उनकी बाजू से बात कर रहे हैं। जो उद्धव ठाकरे खुद को हिंदुत्व मानते हैं, आज वही उद्धव ठाकरे औरंगजेब की कब्र के सामने रो रहे हैं। क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? इतना राजू वाघमारे जी इतना हिंदुत्व की बात करेंगे तो वो जो बड़ी आबादी मुसलमानों की है वो कहाँ जाएगी? राजू वाघमारे जी, सरकार का दायित्व तो सबको साथ में लेकर चलने का है ना। पार्टी होते हुए आप कुछ भी करें, लेकिन सरकार बन जाने के बाद तो सबको साथ में लेकर चलना आपका दायित्व है। सब चित्रा जी हम सबको साथ में लेके जा रहे हैं। हमने कभी किधर भेदभाव नहीं किया, लेकिन विरोधी दल में कांग्रेस, उबाटा जैसे जो लोग बैठे हैं वो जानबूझ के इस तरीके का दंगाबाजी, इस तरीके का विद्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उद्धव ठाकरे को औरंगजेब की कब्र के ऊपर आंसू बहाने का मतलब ही नहीं है, लेकिन इनका जो हिंदुत्व जो बेगड़ी है, जो हिंदुत्व में उद्धव ठाकरे के दम नहीं है, जो ढोंगी है, वही आज वही बात कर रहे हैं। कांग्रेस का तो आता पता नहीं है, कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है महाराष्ट्र के अंदर, और जो उबाटा पूरी तरह से खत्म। मैं लौट रही हूँ शिवम त्यागी, आप ही जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकारें क्यों नहीं चला रहे हैं बुलडोजर, किस बात का इंतजार किया जा रहा है यहाँ पे, और इस्तीफा भी मांग रहे हैं कि सरकार इस्तीफा दे, संभाल नहीं पा रही हालात को। बिल्कुल ठीक बात है, डबल इंजन की सरकार है, हमारी जिम्मेदारी है, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो भी अभियुक्त है, उन सबको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। 50 से ज्यादा FIR हो चुके हैं। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, अफवाह से शुरू हुआ एक हंगामा और इस तरह की तभी चीजें, अक्टूबर 2023 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म के ग्रंथ को लेकर किस किस तरह की भद्दी बातें कही। किसी ने किसी पुलिस वाले को पीटा क्या? किसी ने किसी पुलिस वाले को हमला किया? रामचरितमानस एक जगह जलाया भी गया था, मुझे याद है। किसी भी व्यक्ति ने उन पर कोई हंगामा किया हो, बता दीजिए आप मुझे। उदयनिधि स्टालिन ने क्या क्या कहा, क्या नहीं कहा सनातन धर्म को? क्या किसी ने कोई दंगा किया, अफवाह कही, कोई किसी का घर जलाया, किसी की गाड़ियां जलाई? छोड़ दीजिए। आरजेडी के जो मंत्री रहे चंद्रशेखर, उन्होंने क्या क्या कहा? छोड़ दीजिए उस बात को। मैं तो कहता हूं कि यहां पर बैठे हुए हमारे जो मित्र हैं ये भाटी जी, कितना कुछ कहते हैं। क्या किया किसी ने भी कुछ इनके साथ, या कोई भी क्या कहते हैं? आप तो भड़का रहे हैं राजकुमार भाटी के खिलाफ। भड़का रहा हूं मैं, क्यों भड़काऊंगा? क्या कहा इन्होंने? उनकी वीडियो जाके गूगल कर लीजिए, अपने आप देख लें। पैरेलल इसी तरीके से किसी दूसरे धर्म के बारे में एक टिप्पणी करके देख लें, उनको पता चल जाएगा वो क्या कह रहे थे। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, क्या जरूरत है दूसरे धर्म के लोगों की नहीं जरूरत करने की? मैं नहीं कहता हूं, मैं तो कहता हूं हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, हर धर्म के हर रिलीजियस टेक्स्ट का सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये बात जो है स्वामी प्रसाद मौर्य और राजकुमार भाटी, कॉन्स्टेंटाइन, उदयनिधि स्टालिन और इसके अलावा जितने भी तमाम लोगों की जो फहरिस्त है, चाहे वो जगदानंद सिंह हो, चाहे वो इसके अलावा चंद्रशेखर हो, चाहे इसके अलावा जितेंद्र आवाड़ हो, इन सब लोगों ने भर भर के बयान दिए। लेकिन बावजूद उसके इस देश के किसी भी शहर में, किसी भी जगह पर किसी की गाड़ी जलाई गई हो, किसी का घर जलाया गया हो, किसी पुलिस वाले को पीटा गया हो, प्रदेश में दंगा किया गया हो, देश में बताने क्या चाहते हैं? मतलब बताने एक ही तरफ से हो रहा है। कल अगर बाबर की कब्र को लेकर एक संगठन ने औरंगजेब की, अरे एक ही है सारे, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, इतना दर्द क्यों हो गया? किसी की कब्र को लेकर किसी ने एक प्रदर्शन किया, उसमें उसके ऊपर जो वो लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है वो, उसके ऊपर जो कफन लगाया जाता है, उस पर एक तरीके से प्रदर्शन किया, तो उसमें इतनी क्यों भड़कने की आवश्यकता है भाई? क्या जरूरत है करने की? क्या जरूरत है करने की? अधिकार है भाई वो। अरे किसी का इस देश में प्रदर्शन करने का अधिकार भी क्या बस अब एक ही तरफ कफन जलाते रहेंगे आप लोग? तो क्या परेशानी
परेशानी, इसमें दिक्कत क्या है? मतलब आप क्या चाहते हैं चित्रा जी? मतलब कोई आदमी अपनी मतलब जो भावनाएं हैं वो भी व्यक्त करे, भावनाओं का प्रकटीकरण क्या हुआ? फिर आप देखिए ना, नागपुर सीएम का क्षेत्र है, नागपुर आरएसएस का मुख्यालय है, वो नागपुर जल रहा है इस समय। भावनाओं का प्रकटीकरण करना सांस्कृतिक परिवेश में रहते हुए और इसके अलावा लोकतांत्रिक परिवेश में रहते हुए किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ठीक है, इसके रिटर्न में, इसके रिस्पॉन्स में अगर कोई इस तरह का दंगा भड़काता है तो उस पर ध्यान रखने की एक बार मैं राजकुमार भाटी जी से पहले जवाब ले लेती हूं। उन्होंने आपके ऊपर भी टिप्पणी की है और उन्होंने कई उदाहरण भी दिए। रामचरितमानस को जलाया गया था, हम लोगों ने खुद उस पर डिबेट की थी, लेकिन उसके बाद हालांकि ये पूरी तरह से गलत था, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। किसी भी धर्म को लेकर अगर इस तरह की हरकत कोई करता है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन शांति थी और यहां पर देख लीजिए हालात किस तरह से पैदा हो गए। बुलडोजर एक्शन की मांग भी कर रहे हैं उद्धव ठाकरे जी, क्या वो सही? वो कह रहे हैं यूपी में जिस तरह बुलडोजर चलाया जाता है उसी तरह से दंगाइयों के ऊपर चलाया जाए, होना चाहिए क्या? रामचरितमानस को नहीं जलाया गया था, रामचरितमानस के उस पन्ने को जलाया गया था जिस पन्ने में कुछ जातियों को गाली दी गई है। अभी शिवम त्यागी जी कह रहे थे कि दूसरी किताबों पर ऐसे सवाल उठा के देखो, उन किताबों में अपने भाइयों को ताड़ना का अधिकारी नहीं बताया गया है। अच्छा, उन किताबों में अपने भाइयों को नीच नहीं बताया गया। अच्छा, बोलूं मैं यार? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। उनको बोल लेने दे, मेरे पास किताबों के टेक्स्ट हैं और अगर आप बोल लेने दे, नहीं बोल लेने दे, उनको बोल लेने दे, उनको बोल लेने दे, ठीक है, उनको बोल लेने दे। लेकिन जिसकी बात आप राजकुमार भाटी जी कर रहे हैं, जिसकी बात आप कर रहे हैं वो भी तो एक धर्म विषय से जुड़ा हुआ है ना, लोगों की भावनाएं वहां भी आहत होती हैं राजकुमार। और मुझे लगता है किसी भी धर्म ग्रंथ पर इस तरह की टिप्पणी करना, या आप तो वाहवाही कर रहे हैं कि एक पन्ना जलाया गया था, रामचरितमानस का एक पन्ना जलाया जाना मतलब रामचरितमानस जलाया जा रहा है। ठीक है, एक बार सुन लेते हैं, किसी भी धर्म के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए ना भाटी साहब। जब आदमी के पास जवाब नहीं होता तो चीखने चिल्लाने लगता है, दूसरे को बोलने से रोकता है। आपको जवाब दे रहे हैं। रामचरितमानस और मनुस्मृति 85% हिंदू समाज को अपमानित करती है। अरे मनुस्मृति कहाँ और जो जागरूक राजकुमार भाटी जी, आप भी नहीं बोलने दे रहे हैं, पड़ता है, वो तो बोलने नहीं दे रहे हैं, आप भी नहीं बोलने दे रहे हैं। इधर अभी शांत हो जाइए, उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। बोलिए। हिंदू समाज के वंचित समाज में जो 85% है, जिसमें स्त्रियां भी शामिल हैं, जिसमें पूरा दलित समुदाय, पूरा ओबीसी और पूरी स्त्री समाज शामिल है, उन समाजों को इन दोनों किताबों में अपमानित किया जाता है। उनके खिलाफ गंदी गंदी बातें लिखी हैं, खराब बातें लिखी हैं, डंके की चोट पे हम उनका विरोध करते रहेंगे, किया है। बाबा साहब ने भी मनुस्मृति की होली जलाई थी। ये मनुस्मृति मानवता के नाम पर कलंक है। ये भी तो मनुस्मृति में ही लिखी हुई, अगर मैं गलत होंगी तो मुझे बताइएगा। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है मनुस्मृति पर बहस नहीं है सर। हाँ, बिल्कुल, मैं भी बचना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि उन्होंने सवाल उठा दिया, मैं आता हूँ विषय पे। अब यही बोलते रहेंगे क्या? मैं विषय पे आता हूँ, जो औरंगजेब का विषय है। मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, औरंगजेब केवल बहाना है, इन्हें हिंदू मुस्लिम फैलाना है, इन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इन्हें अपना वोट बैंक चाहिए। इस देश में दो नैरेटिव चल रहे हैं। एक नैरेटिव वो है कि जाति जनगणना कराई जाए, जिन्हें हक नहीं मिले उन्हें हक दिए जाएं, आरक्षण का कोटा बढ़ाया जाए। हर भर्ती में बेईमानी हो रही है। अभी पुलिस की भर्ती आई है, उसमें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से नीचे गई है। हर भर्ती में ओबीसी के साथ बेईमानी होती है, एससी के साथ बेईमानी। शिक्षक भर्ती में 19,000 ओबीसी के साथ बेईमानी की गई है। तो ये एक नैरेटिव ये है। दूसरा नैरेटिव ये है, हिंदू मुसलमान करो, सनातन का नारा दो मुसलमान करने के और लिए मलाई खाते रहो। सामने आए थे ना, गरीबों को न्याय मत दो, गरीबों को ही नेता सामने आए थे ना। ये बात तो अबू आजमी को पहले समझानी चाहिए थी। और जिस देखिए, मनुस्मृति की वकालत करने के लिए कोई नहीं बैठा है, लेकिन उसी में लिखा हुआ है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति के 356 अध्याय में लिखा हुआ है। सर मुझे लगता है ना, ये गलत बयानी छोड़नी चाहिए। किसी भी अगर मैं संदर्भ बता रही हूँ आपको तो वो गलत संदर्भ है। आप मनुस्मृति की आलोचना करें, सर मुझे लगता है ना थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए ना राजकुमार भाटी जी। यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते ये लिखा हुआ है मनुस्मृति में, आप कह रहे हैं गलत संदर्भ है, और फिर आप दूसरा संदर्भ लेकर आ रहे हैं। फिर मनुस्मृति यहाँ पर थोड़ी ना पढ़ाया जा रहा है। मैंने नहीं पढ़ी है मनुस्मृति, उसके कुछ अध्याय पढ़े होंगे इसे गूगल में करके। सर मुझे लगता है उससे बचना चाहिए, उससे बचना चाहिए। और राजकुमार भाटी जी, एक और चीज, आप जिस रामचरितमानस की बात कर रहे हैं, जिसमें आप कहते हैं, जिसमें ये तुम सब ताड़न के अधिकारी, उस समय की भाषा को आप देख लीजिए, उस समय की भाषा को आप देख लीजिए, उसको गलत संदर्भ में अनुवादित भी किया गया था राजकुमार भाटी जी।
ऐसे नहीं हो सकता है। और मैं फिर से उस पर आ जाती हूँ, मुझे लगता है सभी धर्मों के सम्मान की बात होनी चाहिए, तो मामला बराबरी का होना चाहिए। भाटी साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि रामचरितमानस का एक पन्ना जला दिया गया तो भाटी साहब को बहुत अच्छा लगा और बाकी किसी पर सवाल खड़े कर दिए गए तो उस पर आपको दर्द होने लगा। बराबरी का मामला होना चाहिए। अगर हिंदू समुदाय के धर्म ग्रंथ जलाए जा रहे हैं उस पर भी आपत्ति होनी चाहिए, और किसी भी समुदाय के धर्म ग्रंथ को लेकर अगर कोई टिप्पणी करता है और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। यहां पर मामला बराबरी का होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता इस देश में और होना भी नहीं चाहिए। शिवम त्यागी जी, नहीं आप एक चीज कहिएगा, आप मुझे ये बताइए, आपकी सरकार है ना वहां पर, आपकी सरकार है, फेल हो गई ना, दंगा रोकने में फेल हो गई, मानिए इस बात को, बोलिए। अब मुझे बोलना, हाँ बोलिए बोलिए। मैं अपने आप को इतना असहाय महसूस कर रहा हूं क्योंकि एक, मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूं, दूसरा मुझे अपनी गर्दन बहुत प्यारी है, तीसरा मैं किसी के धर्म को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन महिलाओं को लेकर भी इस देश के एक धर्म के एक ग्रंथ में क्या क्या लिखा है, भाटी जी आपको दे दूंगा, आप पढ़ देना अगर आप में हिम्मत हो तो। दूसरी बात, प्लीज रुकिए, प्लीज। मैं विरोध में अभी बोलने देंगे कि नहीं, चला जाओ उठ के आप ही की तरह, जैसे आप एकदम ड्रामा करना शुरू कर देते हैं। रुकिए ना जरा प्लीज। दूसरा, मेरा नाम लेके प्लीज रुकिए ना, चला नहीं आपके बीच में ना। दूसरा, दूसरे धर्मों को लेकर भी उसमें क्या कहा, मैं नहीं करना चाहता, प्लीज नहीं मानते। अब आइए, हिंदू मुस्लिम कौन, अभी तो आपको अपने आप बोलना था, अब हिंदू मुस्लिम कौन फैला रहा है सुनिए। संभल में पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि वहां पर पूरे तरीके से प्लानिंग के तहत दंगा हुआ। दंगा होने के बाद जिस तरीके से प्लान हुई, लोगों को अलग अलग जगहों से बुलाया गया, अलग अलग जगहों से बुलाने के बाद जो सर्वे टीम थी और जो पुलिस वाले थे उन पर पत्थरबाजी हुई। वहां पर जो गोलियां चली वो पाकिस्तान मेड और अमेरिका मेड थी। वहां पर 4 लोगों की जान गई जिनका नाम था बिलाल, नईम, कैफ और अयान। उनको 5-5 लाख रुपए देकर आए राजकुमार भाटी जी की जो पार्टी है। पूछना जरा कुंभ वालों को कितना देकर आए, पूछना जरा बाकी जगह किसी और को देकर आए। जो लोग दंगा कर रहे हैं, जो लोग दंगा फैला रहे हैं, जो लोग ग्रुपिज्म कर रहे हैं, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, कानून हाथ में ले रहे हैं, बाबा साहब का कानून हाथ में ले रहे हैं, उनको 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं। जमीयत उलेमा दे रही है 5-5 लाख रुपए, और 1 करोड़ रुपए इनकी जो सांसद उन्होंने मांग की। कितना दिया आपने कुंभ वालों को? और उसको छोड़िए, जहां तक बात है, मैं कहता हूं दंगाई कोई से भी समाज से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर हिंदू मुस्लिम तो आप कर रहे हैं भाई। उद्धव ठाकरे तो आप दे रहे हैं कि बुलडोजर चला दीजिए। अब एक चीज बताइए, बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा? आप जांच होने दीजिए, पता चलने दीजिए, चेहरों का पहचान होने दीजिए, सीसीटीवी फुटेज निकल कर आने दीजिए, पुलिस की रिपोर्ट निकल कर आने दीजिए। अब आप बैठ जाइए, समाजवादी की सरकार थोड़ी ना है। प्रवेश जी उसके बाद बोल दीजिए, 1 मिनट बोल दीजिए, फिर सबका ये बार बार एक्चुअली सबको सुनना चाहिए, बार बार ये मनुस्मृति और तमाम इश्यूज लाते हैं। आपको पता है कि ऋग्वेद के रचयिता जो थे उसमें एलिशु नामक एक संत, एक ऋषि थे जिसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं। वो कौन थे? दलित थे, शूद्र थे। मातंग कौन थे? शवपाक कौन थे? वशिष्ठ की माँ उर्वशी वैश्या थी, विश्वामित्र की माँ चंडालनी थी। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, नहीं विषय नहीं, मैं आपको ठीक कर रहा हूँ। जो आप गंदगी हिंदू समाज को लेकर फैलाते हैं ना, जाति पर, इसको सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है? पराशर कौन थे? विश्वामित्र कौन थे? वेदव्यास कौन थे? ये सारे लोग जो थे ये शूद्र वर्ण के लोग थे, सारे अस्पृश्य वर्ग के लोग थे, और इन्होंने ही सारी ऋचाओं की रचना करी, ठीक है ना? ऋचाओं की रचना करी। घोड़े पे चढ़ने सुन लीजिए, नहीं इसीलिए रखने पे मार देते हो। समाज के अंदर कुछ नौकरी में नहीं ले रहे, समाज के अंदर कुछ कुरीतियां आई, एडमिशन नहीं देते। आप ये बताइए कि मुगल एरा के अंदर हैंसांग आए, फाइहान आए, तमाम आए ना, उन्होंने कुछ लिखा कास्टिज्म के ऊपर? नहीं लिखा। इसका मतलब है जाति की रचना या अस्पृश्यता मुंबई जाऊंगी, राजकुमार भाटी, मैं आपको प्रमाणित करके दे सकता हूँ। वो आपकी बातों पे हंस रहे हैं, जवाब देते पढ़िए उसको, ठीक है? बोलिए राजकुमार भाटी जी। ये केवल गुमराह करने वाली बात गुमराह नहीं है, यथार्थ। और पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं, मनुस्मृति पर 39 में क्लीन चिट दे रहे बाबा साहब, बोल लेने दो, 39 में क्लीन चिट दे रहे बाबा साहब अम्बेडकर। जिस व्यक्ति ने भारत का इतिहास और भारत की सामाजिक व्यवस्था पढ़ी है, वो कोई भी ये, हर कोई ये जानता है। अरे मैं प्रोफेसर हूं भाटी साहब, मैं आपको इतिहास बता रहा हूं। हुआ है उस इतिहास के अंदर मातंग के ऋषि हुए, कुत्ता का भोजन करने वाला औरंगजेब पर रहते हैं, औरंगजेब पर रहते हैं, औरंगजेब पर रहते हैं। छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद, ये सब गलत है और इस पर कई बार हम बहस करते हैं, करते रहेंगे। अभी विषय पर रहते हैं, ठीक है? उधर नागपुर में जलने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, विषय पर भटकने। बैठ जाइए प्रवीण जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज अब बैठ जाइए, खेत माना गया, अब बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, औरत को खेत माना गया। और जिस मनुस्मृति की बात करते, यत्र नारी पुंजति रमन्ते तत्र देवता, ये श्लोक उसी के अंदर है। ठीक है, ठीक है, हम खेत वाले नहीं है। आप जवाब दीजिए। राजू बागवाल जी और विद्या चौहान जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ।
नहीं, मुझे तो इस बात का आश्चर्य है कि इन ग्रंथों में स्त्रियों के खिलाफ बहुत खराब बातें लिखी हैं और चित्रा त्रिपाठी एक स्त्री होते हुए उसका समर्थन कर रही हैं। पता नहीं इसकी क्या आप आगे मुझे सर्टिफिकेट देने के लिए, आप आगे मुझे मैंने बताया कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम लोग हर जगह इस बात का जिक्र करते हैं और राजकुमार भाटी जी मुझे लगता है व्यक्तिगत पत्रकारों को छोड़ देनी चाहिए। यहाँ पर औरंगजेब पर चर्चा हो रही है, लेकर आ रहे हैं आप मनुस्मृति। औरंगजेब और मनुस्मृति को क्या आपस में जोड़ा जा सकता है राजकुमार भाटी जी? राजकुमार भाटी जी, नहीं राजकुमार भाटी जी, आप अगर इस तरह की टिप्पणी आप कहेंगे मनुस्मृति का आप जिक्र करेंगे और मैं उसका एक श्लोक सुना दूंगी तो आप चिढ़ जाएंगे। ये ऐसे तो नहीं चलेगा ना सर। और आप रामचरितमानस के पंक्तियों का गलत अर्थ में लोगों को, मुझे जानकारी है ना, मैंने पढ़ी है, मैंने उस पर रिपोर्टिंग की है, मैंने उस पर उससे जुड़े हुए विद्वानों से बातचीत की है कि ये क्या है कि सब ताड़न के अधिकारी, तो उस पर लोगों ने बताया था, लेकिन उस पर नहीं जाते हुए सर बहुत डिबेट हुई है। आप ही के समाजवादी पार्टी के नेता, जिसको बाद में आप लोगों ने निकाल दिया, उन्होंने जब इस बारे में रामचरितमानस पर टिप्पणी, मैंने खूब उस पर डिबेट की थी। हमारे ही पडरौना के रहने वाले कुशीनगर के, मैं अच्छे से जानती हूँ उनको, फाजिल नगर से चुनाव भी हार गए थे, उस पर नहीं जाते हैं सर। मेन मुद्दे पर रहते हैं औरंगजेब। मैं एक निवेदन जरूर करूंगा, बस 10 सेकंड में आपसे। बोल लेने दे प्लीज। आज जाके मनुस्मृति खोल के पढ़ना और ये देखना किस अध्याय में किस संदर्भ में ये श्लोक आता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। अरे अच्छी बात है ना कि मैं ऐसी चीजों को नहीं पढ़ती हूँ, मैं अच्छी चीजों को पढ़ती हूँ जिसमें लिखा हुआ है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। मुझे ऐसी चीजों को पढ़ने की क्या जरूरत है? आप कैसी सीख दे रहे हैं मुझे नहीं पढ़ना ऐसी चीजें जो महिलाओं को लेकर इस तरह की टिप्पणी करना मुझे नहीं पढ़ना है। राजकुमार मुद्दे पर नहीं तो फिर जाना पड़ेगा। ज्यादातर धर्मों में दोयम दर्जे का माना गया, ज्यादातर धर्मों में। ये कहो ना कि कुरान के अंदर खेत माना गया, कुरान में खेत माना गया, बताइए हिंदुओं ने भी नहीं माना। राजू बागमारे जी, इस पर चर्चा कर लेंगे। स्त्री विमर्श पर चर्चा नहीं हो रही है। 8 मार्च को हम लोगों ने खूब उस पर डिबेट कर ली है, खूब यहाँ पर महिलाओं का बड़ा पैनल भी था। राजू बागमारे जी, अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि महाराष्ट्र में शांति बनी रहे। अब सरकार तो फेल हो रही है दंगे रोकने में, आगे क्या करेंगे बताइए? महाराष्ट्र में जिसने भी दंगे में भाग लिया है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और जो बड़ी बड़ी बातें उद्धव ठाकरे कर रहे हैं बुलडोजर चलाने की, मेरा सवाल है उद्धव ठाकरे जी को कि उनमें दम है तो बोलो कि औरंगजेब के कब्र के ऊपर बुलडोजर चलाए करके है। अगर उनमें दम, अगर असली हिंदू है तो बोलो। उद्धव ठाकरे जी का मेरा सवाल है उनको कि जो बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं तो उनको बोलो कि बोलो औरंगजेब के कब्र के ऊपर बुलडोजर चला सकते हैं हम, या हमको दो चलाने के लिए। वो बात वो नहीं करेंगे, वो तो दोनों साइड से बात करेंगे। उनका उद्धव ठाकरे जी का बयान ऐसा ही रहेगा कि जिसमें दंगे भड़के, जिसमें लोग एक दूसरे के साथ लड़े और लोगों में असंतोष फैलाने का काम उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो इस महाराष्ट्र के अंदर जो भी दंगे फैलाएंगे उस दंगेखोर को शासन करने का काम महायुति की सरकार करेगी। हमने सबका सीसीटीवी हमारे पास है, सबके वीडियो शूटिंग्स हमारे पास है। हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है, चाहे वो किसी भी समाज का हो। इस महाराष्ट्र के अंदर पूरी तरह से शांति और अमन और प्रगति के और महायुति इस महाराष्ट्र को लेके जा रही है, तो हम किसी को बख्शने वाले नहीं है। और यही बयान हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब ने किया है, यही बयान देवेंद्र फडणवीस चलाने के लिए। विद्या चौहान जी, बुलडोजर चलना चाहिए क्या? जी देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे को या हमारे उद्धव जी हो, शायद शरद पवार साहब हो, किसी को भी औरंगजेब से कोई प्यार नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि इतिहास का कोई भी पन्ना जो अपने को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, अपने को उसको फाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। क्या स्वतंत्रता आंदोलन में जालियनवाला बाग जैसी घटना हुई तो हम लोग उसको मिटा सकते हैं क्या? तो मुझे ये कहने का मतलब है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के लिए आया स्मारक किसके बनते हैं? लेकिन अफजल खान स्मारक किसके बनते हैं? स्मारक कब्र शिवाजी महाराज ने बनाया था, इतना आप मत भूलिए। तो ये हिस्ट्री का पन्ना फाड़ने का उसको किसी जूते को मारने के लिए बनाई गई है। ये सिर्फ भाजपा जूते मारने के लिए बनाई गई थी, नहीं है तो बोलो ना, उसको जूते मारने के लिए बनाई गई थी।
भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम जूते मारे जाके क्या फैलाना औरंगजेब चाहती के है। उस पे कब्र पर भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम का दंगा फैलाना चाहती है और पूरा बम्बई और अदानी को यही काम कांग्रेस को लेकर आ रही है, मुझे बहुत हैरानी हो जा रही है। महाराष्ट्र में कर रहे हैं। शरद पवार जी से उनके इनके रिश्ते दिमाग किसी में से छिपे यही हुए नहीं बातें है, हैं। न वो छिपाते हैं। आप यहाँ पर प्रगति 4 को बार आगे अडानी का नहीं जिक्र कर चाहिए। चुकी हैं विद्या चव्हाण जी। पूरा मुंबई अदानी को बेचने का काम चल रहा है एक जगह और दूसरी जगह अडानी के मामले में अदानी पूरा का चुनाव क्या लड़ काम चुके है? हैं आप लोग महाराष्ट्र औरंगजेब का। को तो आपने गले अडानी लगाया को लेकर है। पूरा चुनाव लड़ चुके हैं महाराष्ट्र औरंगजेब को का। किसने गले लगाया है? अभी अडानी पर उबाटा नहीं, ने और औरंगजेब पर यहाँ विरोधी पर दल ने चर्चा। तो औरंगजेब को गले लगाया है। आपने विरोधी दल ने औरंगजेब को गले में लगाया है। शिंदे जी ने अरे उसका तस्वीर, औरंगजेब की तस्वीर गले में डाल के घूमो। कांग्रेस वाले और उबाटा के लोग और एनसीपी के लोगों ने औरंगजेब की तस्वीर गले में डाल के घूमना चाहिए। अगर इतना प्यार है तो आप घूमते हो, उनमें अगर दम है तो बोलो कि उस कबर को निकालो करके। अरे क्यों नहीं बोलते हो आप? क्यों नहीं बोलते हो? क्यों प्यार है आपको औरंगजेब राजनीतिक के बारे बयानबाजियां में? तो जारी रहेंगी, लेकिन ये बात भी सच है कि औरंगजेब की कब्र जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी एएसआई की है, वो बना था 14 रुपए में जिस समय उसका निर्माण किया गया था, लेकिन 2 लाख रुपए उसके रखरखाव पर खर्च होते हैं। दावे अपनी ओर से जो भी किए जाए, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि शांति और व्यवस्था बनी रहे, चाहे वो महाराष्ट्र हो, नागपुर हो या देश का कोई और हिस्सा हो। लेकिन औरंगजेब के मामले को लेकर जो राजनीति चल रही है, ऐसा लगता नहीं कि वो थमती हुई नजर आएगी और दोनों ही पक्ष इसमें अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।